हमारे दादाजी थोड़ा नाटक कर्मी थे और मोच भी खूब रखे हुए थे। आपके दादाजी का व्यवहार जो घर में व्यवहार था और बाहर जो व्यवहार था कैसा था? दादाजी हम लोग को शिक्षा देते थे, बहुत देख रेख करते थे। ना तो खास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो शब्द वो लिख देते थे और वो शब्द हम लोग को भी नहीं पता कि इस शब्द का क्या अर्थ है। बिरजू तो ऐसे गायक थे कि एकदम कोई अच्छा से पेट नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। कोई उनको बताता था वही सीख लेते थे तुरंत। सरजू खलीफा के बाद पगड़ी किसके सिर पे रखी थी? और पिताजी बताते थे कि कुछ समय जब हम लोग जाते थे तो उनके नाम से बता देते थे, तो हम लोग भगवान की तरफ पूछते थे। अब आपकी जो पीढ़ी है उन सबके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो कविता या गायन की तरफ रुझान रखता हो? बनारस में बिरहा का जो घराना गुरु बिहारी ने शुरू किया वह कितना फला फूला इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब तक उनके कम से कम 14 शिष्यों की पहचान की जा चुकी है, जो अलग अलग जगहों से, ख़ास तौर से चंदौली, बनारस, गाज़ीपुर, आजमगढ़ वगैरह ज़िलों से संबंध रखने वाले 14 लोग थे, जिसमें रमन, पत्तू, गणेश, सरजू, अंबिका पांडे, शिवचंद मल्लाह, अकलू भगत, ऐसे अनेक नाम हैं जिनको मैं पूरी तरह से वो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उनके 14 शिष्यों की अब तक पहचान की जा चुकी है जो सीधे उनसे जुड़े हुए थे। हालांकि बिरहा का कोई इतिहास लिखा नहीं गया कभी, तो कई लोग कई विरोधी बातें भी करते हैं, लेकिन यह सत्य है कि बनारस में बिरहा के जो 4 घराने बहुत महत्वपूर्ण हुए, लंबे समय तक माने जाते रहे कि केवल वे ही बिहारी के शिष्यों के घराने हैं। उनमें रमन का घराना, गणेश का घराना और पत्तू का घराना, इसके अलावा सरजू राजभर का घराना। सरजू राजभर एक महत्वपूर्ण कवि थे, एक महत्वपूर्ण घराना उन्होंने बनाया और जिसमें लगभग 1000 के आसपास उनके शिष्य चारों तरफ के गांवों से निकल कर आए, जिन्होंने बिरहा लिखा, बिरहा गाया, तमाम सारी प्रस्तुतियां दी, मुकाबले किए। सरजू घराने के जो महत्वपूर्ण गायक थे उनमें बिरजू का नाम, सुक्खू का नाम और छेदी का नाम तो आता ही है, लेकिन बाद की पीढ़ियों में बरसाती राजभर, काशीनाथ उर्फ काशी पासी और नसुड़ी यादव ऐसे नाम हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने पर जिन्होंने बिरहा गाया। सरजू खलीफा की एक बड़ी लीगेसी है जो चली आ रही है। सारनाथ में हनुमान के मंदिर में उनकी एक मूर्ति लगी हुई है और वहाँ एक शिलापट्ट भी लगा है जो उनके अखाड़े के तमाम सारे लोगों का भी विवरण हमको देती है। सरजू खलीफा की 5वीं पीढ़ी सारनाथ के पास गंज गांव में रहती है। अभी उनके पौत्र रामनारायण राजभर अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। रामनारायण राजभर के बच्चे और उनके बच्चे, इस तरीके से 5 पीढ़ियों का जो संसार है वो लगभग 100 साल से सारनाथ के इस गांव में रहता है। यह गांव सारनाथ म्यूजियम के बिल्कुल पीछे स्थित है और ये बहुजनों का गांव है। हम जब यहाँ आए हैं तो हमने देखा कि सरजू राजभर की जो तस्वीर एक है, उनके बुढ़ापे की तस्वीर है, और क्या भव्य तस्वीर है जिसमें उनकी मूँछें एक अलग ही तरीके का व्यक्तित्व उनको प्रदान करती हैं। उसके साथ सबसे जो दुखद स्थिति मिली वो यह मिली कि उनके लिखे बिरहों की बहुत सारी कापियाँ उपेक्षित अवस्था में लगभग बोरे में रखकर ऐसे ही रख दी गई और अब वो धीरे धीरे उनका रंग बदल रहा है, पन्ने कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और फटते जा रहे हैं। उनके बेटे जिन्होंने उनके बाद तो छेदी यादव को उनके अखाड़े की मुखिया की पगड़ी दी गई, लेकिन छेदी यादव ने तुरंत ही उनके बेटे राजनाथ को वो पगड़ी
दे दी और कहा कि आप ही इसको संभालिए। राजनाथ एक महत्वपूर्ण कवि थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और उनके बहुत सारे लिखे हुए बिरहे तमाम सारे लोग गाते रहे। बाद में उनके छोटे पुत्र श्याम नारायण वह भी एक कवि के रूप में उभरे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं और बिरहे लिखे और लंबे समय तक उन्होंने इस अखाड़े को चलाने का प्रयास किया। उनके निधन के बाद उनके बड़े भाई राम नारायण अब जो है इस अखाड़े को चला रहे हैं। इन तीनों कवियों का जो 3 पीढ़ियों के कवि हैं, इनके लिखे सैकड़ों बिरहे कापियों में दर्ज हैं और वो कापियाँ लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। एक बड़ी बौद्धिक पूंजी धीरे धीरे नष्ट हो रही है, उसकी सुरक्षा, उसके संरक्षण की कोई स्थिति नहीं है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कवि की बड़ी लीगेसी, एक अखाड़े की लीगेसी, वो उपेक्षा का शिकार होकर लगभग दम तोड़ने के कगार पर आ गई है। आइए हम बात करते हैं राम नारायण राजभर जी से, जो सरजू खलीफा के बड़े पोते हैं। उनसे जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनके पुत्र राजनाथ राजभर जी का व्यक्तित्व कैसा था, यानी राम नारायण जी के पिताजी का व्यक्तित्व कैसा था, उनके भाई का, और इस बिरहा परिवार को वो कहाँ किस रूप में लेके जा रहे हैं। राम नारायण जी नमस्कार। नमस्कार। ये मुझे बताइए कि आपके दादाजी जी इस गांव में कब से रहते थे? मैंने आपको क्या पता है उनके बारे में? उनके अब सन संबंध तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे पिताजी का यहाँ पर जब दादाजी हमारे जमीन लिए, हाँ, और हमारे पिताजी का जन्म स्थान यही हुआ। अच्छा। मतलब उनका जन्म यहीं पर हुआ, इसी गंज गांव में। अच्छा इसके बाद से वही पीढ़ी चली आ रही है। अच्छा। जी तो पहले क्या कहीं और गांव था? हाँ, हमारे दादाजी का मेन जगह जो कि रमरेपुर पहाड़िया, अच्छा, वहाँ पर था। तो उधर से शहर की तरफ जाने की बजाय वो इधर चले आए? हाँ, इधर चले आए। ऐसा क्या वजह हो सकती है? अब वजह उनका मन शहर में नहीं जाने का हुआ होगा, सोचेंगे एकदम थोड़ा और देहात साइड में आकर के मैंने खुले वातावरण में रहे। तो सारनाथ में आके तो वो बुद्ध के ज़्यादा करीब हो गए। हाँ, बुद्ध जी के करीब हो गए हैं। तो बुद्ध के और बुद्ध के बाद रैदास और कबीर, जी 2 महान नायक जो है बनारस के। जी हाँ। धुरंधर और भी हैं जिनकी वाणियाँ कहीं न कहीं कानों में गूंजती ही होंगी। जी हाँ। हैं? तो आपने अपने दादाजी को देखा था? जी हाँ। कैसे थे आपके दादाजी? हमारे दादाजी थोड़ा नाटक कड़ में थे, और मोच भी खूब रखे हुए थे। मूछ तो आपके यहाँ भी है बहुत, आपकी बहुत बढ़िया। वो भी नहीं तो ये हम हमारे लिए जो एक जो हम लोग को बाल पहले काटते थे दादाजी के बाल काटते थे शर्मा, वो भी शिष्य थे। अच्छा। तो हम एक बार उनके यहाँ बाल बनवाने गए, जब दाढ़ी बनाने लायक हो गया हमारा, हाँ। तो उनके यहाँ मूछ भी बनवाने गए, तो वही बोले हाँ। कि अरे यार घर में सब लोग छोटे छोटे मूछ रख रहे हैं, आपके दादाजी इतना रखे थे। हम कि तब क्या अपने भी रख लो मूछ? अच्छा। ठीक है। बस उसी समय से हम अपना भी मूछ रखने लगे। तो दादाजी जब आपके यहाँ थे, मौजूद थे, जी, तो उनके बहुत सारे शिष्य रहे होंगे। जी हाँ, बहुत शिष्य। तो यहाँ लोग आते भी रहे होंगे। जी, अरे अब तो संख्या कम हो गई पहले से। नहीं तो संख्या इतना था कि कम से कम 700-800 1000 आदमी वहाँ जुड़ते थे। पहले यहाँ म्यूजियम के पास गुरु पूजा होता था। अच्छा। तो पहले होता था तो वहाँ पूरी रोड भर जाती थी, कई हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ हो जाता। अब तो पहले से अब जो ये सिस्टम हो गया, मोबाइल टीवी वगैरह सब, अभी थोड़ा सा गायकी आप देख रहे हैं, अभी तो गायकी, हाँ, गायक लोग भी बहुत परेशान हैं कि अब बिरहा आयोजन ही नहीं होते। आयोजन भी नहीं हो रहा है उतने ढंग से, इसलिए अब थोड़ा सा कम लोग जुड़ते हैं। गुरु पूजा होता है सारे, लेकिन उस समय जुटते थे लोग। हाँ, उस समय तो काफी जुड़ते थे हर एक जगह से। आपके दादाजी का व्यवहार, जो घर में व्यवहार था और बाहर जो व्यवहार था, कैसा था? अब उनके देखिए, अब हमारे मन की बात बोलने से ठीक नहीं। अब जो 4 आदमी बोलते हैं वही सही होता है ना, कि हम तो अपने में अपना बड़कपन कर दिए। हो सकता है हमारे में खोट हो, कोई और कुछ कर, इसलिए हम सोचते हैं कि अगर कोई बाहर के 4 आदमी बड़कपन करे तब उसको माना जाए कि हाँ बड़कपन है। या तो आपसे कुछ बातचीत होती थी उनकी?
किनकी? दादाजी से आपकी अरे बात बिल्कुल, हम लोग क्या क्या बतियाते थे, क्या क्या बतियाते थे? अरे हम लोग को बहुत शिक्षा देते थे, अब क्या क्या बताएं। अच्छा। जी हाँ, बहुत शिक्षा देते थे वो। तब तो हम लोग छोटे छोटे थे ना, लेकिन हम लोग के एकदम जानकारी में हम लोग के दादाजी अब बहुत हम लोग को शिक्षा देते थे, बहुत देख रेख करते थे। और उसी तरह हमारे पूरा परिवार थे, दादा दादी सब। तो दादी आपकी कैसी थी? दादी भी हमारी उन्हीं की साइज की थी, एकदम गोरी थी, लेकिन उनका भी व्यवहार सही था। अच्छा, आज जब हम सरजू गुरु के बारे में, उनकी विरासत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी तीसरी पीढ़ी की बहू यानी उनके पौत्र की बहू यहाँ हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? नमस्ते। सुशीला देवी। सुशीला देवी। सुशीला जी, तुम्हारा नैहर कहाँ हो? भोजू गिरहाल पहले। भोजूवीर। हाँ, अच्छा। इसी जगह से शादी हुआ था। अब सब लोग जयरामपुर लेके जमीन रहा था। अच्छा, वहाँ चले गए। अब जयरामपुर लेके रहता हूँ। तो यहाँ जब अइलू ससुरारी अपने, तो यहाँ तक कवियन का घर रहल, हाँ है ना? हाँ तो आपके ससुर भी कवि रहलन, हाँ। है ना? तो कभी ससुर जी का कविता सुन ले लू या कुछ गावे लोग जोन हो, तो कभी दिख ले लू ना उनके? गावत रहलन भाई, अपन दुआरे अपन देख सुन ले। अच्छा, कैसन आदमी रहलन ससुर जी? तो अच्छा रहलन, बढ़िया रहलन। बात व्यवहार ठीक रहे? तब का मानत रहलन हम लोग कितना अच्छा से। ये घर हो, ये एक तरह से अखाड़ा हो। यहाँ बहुत से लोग आवलन। तो हाँ, यहाँ ये घरे में बहुत से लोग अब्बो आवलन। हाँ, आवे के आइबा कर। बहुत चेला बहन यहाँ का जोन हो। हाँ, आवलन सब कोई बातचीत होला। अच्छा, बड़के गवैयन में अखाड़े का जोन रहलन, बहुत नामी नामी लोग ने केहू के देखले लू, के देखले लू? देखले रहली ना, सुली दादा रहलन, अथवा बरसाती दादा रहलन, छेदी दादा रहलन। अच्छा, वो सब लोग आवे यहाँ? हाँ, तब का हमेशा आवता ना सबको देखले सबके। हाँ। सरजू अखाड़े के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि रामफल राजभर जी रहे हैं, जिनके लिखे अनेकों बिरहे बड़े बड़े गायकों ने गाया इस अखाड़े के। उनके पुत्र हमारे साथ बैठे हुए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं पंचम कवि जी, पुत्र रामफल कवि जी। तो आप कविता अभी लिख रहे हैं? जी हाँ। तो रामफल कवि जी सरजू अखाड़े के कवि थे। हाँ जी हाँ। वो किसके शिष्य थे? सरजू गुरु के शिष्य थे या उनके बेटे राजनाथ जी के सरजू शिष्य? गुरु के थे। अच्छा, सरजू गुरु के शिष्य हाँ। थे। तो मैंने तो सरजू गुरु के शिष्य थे और राजनाथ मास्टर जी, ये लोग भाई थे। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छी बात है। मैंने इसी परिवार से संबंध है, हाँ। संबंध है आपका। मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी कैसे व्यक्ति थे? वो एकदम साधारण व्यक्ति थे और न तो किसी से उतना बोलते थे, और वो राजगीर के मिस्त्री थे। अच्छा, ये जो मंदिर बना है, जी जी, वो हमारे पिताजी ही बनाए हैं। अच्छा, अपने हाथ से? हाँ, क्या बात है। अपने हाथ से। तो दिन में अपना राजगीर का काम करते थे और रात में जो है अपना लिखते थे गाना। जो भी गाना होगा वो लिखते थे। ज़्यादातर मैंने देखा है कि राजमिस्त्री का काम करने वाले बहुत सारे लोग बिरहा से जुड़े रहे हैं। जी हाँ। है ना? सरजू गुरु को देखा आपने? जी हाँ, देखे थे। कैसे व्यक्ति थे वो? कैसे आदमी थे? वो मोटे से थे, पहलवान टाइप के, और एकदम तंदुरुस्त थे। और जैसे हमारे बड़े भैया मोछ रखे हैं, एकदम उसी तरह मोछ रखते थे। और ना तो खास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो शब्द वो लिख देते थे, और वो शब्द हम लोग को भी नहीं पता होता था कि इस शब्द का क्या अर्थ है। उनका लिखा हुआ बहुत सा ऐसा गाना है, जैसे एक निर्गुण था, श्याम श्याम रटत पियर सब होई, अब बुझे ना दरदिया तुहार बिन कोई। क्या बात है, वाह। ये सरजू दादा के लिखा हुआ निर्गुण था, गीत था। और एक कजरी था, काली माँ कपोल पे कुलेल करती कामनी,
हंस के लेती बाम एक हसीन जिंदगी, हम्म, ये कजरी था। हम्म। ये सरजू दादा का लिखा हुआ तो इसमें बहुत सारे उर्दू शब्द भी हैं, हाँ जी हाँ। है ना? तो वे लोग पढ़े लिखे तो उस समय नहीं थे, लेकिन कवि बड़े हो गए और उन्होंने अपने स्वाध्याय से चीज़ों को समझा। तो कभी आप उनके सानिध्य में बैठ के सीखे कविता विविता? जी नहीं, उनके सामने तो मैं बैठ कर नहीं सीखा था, हम्म, लेकिन अपने पिताजी के सामने हम्म, मैं सीखा था। जब मैं पहला गीत लिखा हम्म, तो लिखे थे, आएंगे वो दिन, हम्म, आएंगे वो दिन जग छोड़ चलेंगे, हम्म। भाई कुटुंबे से नाता तोड़ चलेंगे। आहा, क्या बात। ये जब मैं पहला गीत लिखा तो मैंने रामफल कपि यानी अपने पिताजी को हम्म, ये मैं दिखाया हम्म, कि देखिए अगर इसमें कुछ टूटा है तो उसको शुद्ध कर दीजिए। हम्म, तो पिताजी हमारे जब देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ हम्म, कि इसमें तो कहीं टूटा नहीं है। हम्म। तो उसी समय हमारे पिताजी जो है हमें कहें कि लिखते जाओ लिखते जाओ। हम्म, तो मैं ज़्यादा करके मैं भजन लिखता हूँ, हम्म। भजन ज़्यादा करके लिखता हूँ। आपके घर में और कोई कवि कभी निकल रहा है, गायक वगैरह निकला कि नहीं? हमारे घर में हमारे सबसे बड़े भाई हम्म, राम गुलाम उर्फ नेताजी, हम्म। वो कजरी के बहुत मशहूर गायक थे। अच्छा, थे मतलब अब नहीं उसके है क्या? बाद शिव गुलाम, हाँ शिव गुलाम जी। वो बिरहा और कजरी के भी, बिरहा भी गाते थे और कजरी भी गाते थे। हम्म, और शिव गुलाम जो है कि कई बार वो मुकाबला भी कर चुके हैं। हम्म, और हमारे भाई राम गुलाम जो है नेताजी, वो भी बहुत अच्छे अच्छे लोग से हम्म, मुकाबला कर चुके थे। हम्म, लेकिन अब क्या है कि अभी दुनिया में दोनों नहीं है। हम्म। और हम लोग 7 भाई थे। अच्छा, 7 भाई में सिर्फ 3 भाई हम लोग बचे हैं, 4 भाई। नहीं है। और एक हमारे सबसे छोटा भाई है नमूना बाबा जी, हम्म, वो भी कजरी के गायक हैं। उनका नाम है नमूना बाबा जी है? हाँ, अच्छा। कजरी के गायक हैं। हाँ, अच्छा। वो बाबा बन गए हैं। हम्म, तो कहाँ रहते हैं? वो अपना इधर उधर अपना घूमते फिरते हैं। बाबाओं का तो बाबाओं काम का ही है। कोई ठिकाना नहीं है। ठीक बात है। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी का नाम बताइए मुझे। और मेरे पिताजी का स्वर्गीय श्री राजनाथ कवि जी, हम्म, और वो भी इंटर तक पढ़े थे। हम्म, इसके बाद उनको नौकरी मिलना था दरोगा का, अच्छा तो हमारे दादाजी ही नहीं जाने दिए अच्छा। कि नहीं, नौकरी नहीं करना, जो हमारे घर में नौकरी चल रही बस वही करना है। जैसे कविताई जो बिरहा का बस वही करना है, तो वही वो नौकरी नहीं करने थे, इसी में वो लीन हो गए हैं। जी। एक जो आपके दादाजी के प्रमुख शिष्य थे वो कौन कौन लोग थे? अब प्रमुख में तो बहुत सा अब ख्याल नहीं है, लेकिन छेदी थे, मुगल सराय वाले। हाँ मुगल सराय के। एक बिरजू खलीफा थे यहाँ के गुरवपुर, हम्म, और सुक्खू थे, हम्म, और ये बहुत से पुराने लोग का नाम नहीं याद। जैसे काशी जी थे। नहीं, काशी लोग तो, ये लोग तो पुराने, पिताजी थे? उनसे पुराने हम बता रहे हैं। अच्छा। काशी जी के पिताजी गरीब थे, हाँ गरीब थे जी। वो भी यहीं के शिष्य थे। ऐसे से बहुत से, जैसे अब काशी बरसाती के पहले की बात हम बता रहे हैं। जी जी जी। जी। तो ये पुराने लोग जो मैंने लगभग मेरा हाँ। ख्याल है कि अब अगर होते तो 100 के ऊपर के होते। जी हाँ। है ना? तो उसके बाद तो यहाँ ये अखाड़ा जो है, जब बहुत धुरंधर दंगल गायकों का जब अखाड़ा बन गया, जी। तो यहाँ जैसे नसुड़ी थे। और नहीं तो ये लोग भी धुरंधर गायक थे पहले से ही। हाँ हाँ। गायक थे, काशी चाचा के लड़के गरीब का वही छेदी और सुक्खू, ऐसे बहुत से लोग गायक थे। बिरजू भी बहुत बड़े गायक थे और बड़े बहादुर आदमी थे। बिरजू तो ऐसे गायक थे कि एकदम कोई अक्षर से भेंट नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। कोई उनको बताता था वही सीख लेते थे तुरंत। अच्छा, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे हुआ कि दोनों आँखें के अंधे आदमी, दोनों आँख के अंधे आदमी
ये मधुमक्खियाँ, हाँ उसी साइड के वो आते थे हर गुरु पूजा में। उस तरह हमें अन्य है कि हर वो भी इतने अच्छे गायक थे, बिल्कुल बता रहे हैं कि आपका अंधा आदमी। लेकिन वो गाते थे। गाते थे, बिरहा गाते थे, और उनका आकाशवाणी दूरदर्शन पे भी प्रोग्राम आता था। क्या उनका नाम काशी भगत अनपढ़ था? नहीं, उनका नाम सुगन। सुगन, ओके। तो ये पूछ रहा हूँ मैं कि जब आपके यहाँ दादाजी के मंडली में लोग जुटते थे जी, तो कुछ न कुछ तो लोग रोज आते ही होंगे या हफ्ते में आ जाते होंगे, तो एक तैयारी चलती होगी। जहाँ तैयारी तो बराबर चलता तो रहा। सिखाने की तैयारी चलती होगी, तो कैसे सिखाने की तैयारी चलती थी? नहीं, सिखाने के यहाँ नहीं, जैसे कि अब जैसे कोई लोग ये कर दिए कि हमको ये गाना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो गाना हमारे दादाजी या पिताजी लिख देते थे कि हाँ ये 2 दिन में या 4 दिन में या 1 हफ्ता में तैयार हो जाएगा, इसके बाद आप आइएगा लेकर जाइए। अच्छा। या वो लोग अपन पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उनको जब नहीं कहीं समझ में आता था, तब पिताजी दादाजी बताते कि हाँ ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, तो वही लोग अपना ले जाते थे, अपना घर पर सीख करके याद करके अपना गाते थे। सरजू खलीफा के बाद पगड़ी किसके सिर पे रखी गई? सरजू खलीफा के बाद हमारे यहाँ हमारे दादाजी छेदी दादा को दिए, छेदी खलीफा मुगल सराय वाले, तो उन्होंने ग्रहण करके और वो हमारे पिताजी को सौंप दिए। अच्छा। मैंने उनका बड़कपन था कि हमारे पिताजी को सौंप दिए। अच्छा। तब से हमारे पिताजी स्वर्गीय राजनाथ जी इस ये किस सन की बात होगी वैसे? अब सन तो हम लोग के अन्ना जानकारी में। अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपके पिताजी जो लिखते थे, जी, आपके पिताजी का लिखा हुआ कोई गाना वगैरह हाँ, याद है आपको? है। याद है? याद तो नहीं है लेकिन है, कापी हमारे पास है सब। अच्छा। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके पिताजी के प्रमुख शिष्य हुए, उनमें कौन कौन लोग थे? अब हमारे पिताजी के प्रमुख शिष्य में तो अब जैसे जौनपुर के ओम प्रकाश हैं, और श्याम बली हैं महमूदपुर, और इधर मऊ में विश्वनाथ कवि हैं, और बहुत से लोग, अब कितना लोग का नाम तो याद नहीं, इतना बहुत से लोग हैं। जी। आपके पिताजी के जाने के बाद किसके पास हुआ सरदारी? सरदारी पिताजी के जाने के बाद श्याम नारायण हमारे छोटे भाई थे। अच्छा, आप बड़े थे लेकिन आपको नहीं नहीं, उन्हीं को सब लोग मान गए थे, हम भी मान गए, चलिए ठीक है, घर में एक चलाना चाहिए कि चाहे छोटा है या बड़ा। अच्छा, तो जब वे नहीं रहे, श्याम नारायण जी भी बहुत कम ही समय रह पाए। नहीं, करीब करीब 10-12 साल, वो नहीं 20 साल संभाले हैं। इसके बाद ये तीसरा या चौथा साल लगा है उनका एक्सपायर हो गया, तब से। अच्छा, तो तब से आप जो है आपके कंधे पर ये जिम्मेदारी आ गई। तो अभी कितने शिष्य हैं आपके इस अखाड़े में? अरे अभी तो कितना गणना किया जाए, फिर भी अनुमान? अरे फिर भी तो अभी आपका जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, ये सब है ही हैं, चंदौली, चकिया, सब सभी लोग हैं। जी जी जी। तो मैंने काफ़ी होंगे 200-400 लोगों को? अरे अभी ज़्यादा, जो 200-400 का अभी करीब हम समझ कि हजारों को। हाँ, लेकिन बिरहा की एक तरह से दुर्गति हो गई है, हो रही है। हाँ, इस समय तो ऐसे में इसके भविष्य को लेकर आप कभी सोचते हैं कि क्या होगा? देखें, अब अभी समय अगर संभलने लायक होगा तो लोग संभालने लायक होंगे तो संभाल लेंगे, नहीं तो अब धीरे धीरे उत्थान होता ही जा रहा है इसका। पतन? जी, पतन होता है। तो ठीक बात है, अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इतने शिष्य भी हैं तो कुछ समय तक तो चलेगा। हाँ, अभी सब चारों अखाड़े से लगे हुए हैं कि कभी इसका पतन न होने पाए। जी, और जगह जगह लोग काम कर रहे हैं। हाँ। जो आपके दादाजी ने शुरू किया था, जो परंपरा जो शुरू की थी, वो खास तौर से नसुड़ी में जो दिखाई पड़ती है, तर्क बुद्धि वाली गायकी, एकदम भदेश, भाषा के भदेश में जो तर्क वो रखते थे, उस तर्क से तमाम सारे खरपतवार जो है, ब्राह्मणवादी खरपतवार, वो जल उठते थे। ये तो वो परंपरा अभी बची हुई है।
हाँ वो तो भाई अब मतलब अब उस लाइन के गाना ही गाने वाले अब कोई नहीं रह गया। उतना साहस भी नहीं। उतना साहस भी नहीं। हाँ ना वैसे उनकी बोल वचन या उदाहरण देते थे, सही उदाहरण उसका देते थे। आपके परिवार की एक बड़ी विरासत है जी बिरहा जी में। जी जी बिरहा के जो 4 अखाड़े बनारस में सबसे प्रसिद्ध हैं, जी उनमें से एक का प्रतिनिधित्व आपका परिवार करता है। जी। कैसा लगता है यह जानकर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है। तो आपके जो दादा थे और जी। आपके परदादा थे, जी जी आपके परदादा के नाम से अखाड़ा चलता है। जी जी आपके दादा भी कवि थे और आपके पिताजी भी कवि थे। उनके ऊपर, उनके कंधों पर भी इस परिवार की, इस अखाड़े की विरासत रही जी है। जी अब आपके बड़े पिताजी के जी जी। उस पर है। तो इन 4 पीढ़ियों के बीच में, खासतौर से 3 पीढ़ियों और चौथी पीढ़ी के आप हैं, जी वो किस तरह का जो पूरा इतिहास चलता रहा है, कैसा रहा? मैंने कभी बहुत- आपने अपने दादा को देखा था, नहीं। परदादा को देखा? नहीं देखा किसी नहीं देखा। अच्छा। और आप? पिताजी बताते थे कि उस समय जब हम लोग जाते थे तो उनके नाम से बता देते थे कि तो कलकत्ता, बम्बई वगैरह लोग भगवान की तरह पूछते थे उनको। मतलब इतनी उन लोग चेला थे दादाजी जी के, बहुत लोग पूछते थे उनको। हाँ और आपके जो दादा थे, जी, उनको तो आपने देखा होगा बहुत छोटे थे। आप? जी तो मैंने तभी वो चले गए। जी जी। तो कितनी याद है उनकी? हमको एकदम गोदी में थे उस समय, 1.5 साल के थे। अच्छा, तभी वो जी चले गए। तो आपके पिताजी जी। जब आए, तो पिताजी कैसे व्यक्ति थे आपके? पिताजी हमारे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, व्यवहारिक थे, सबसे मिलना जुलना एकदम पूरा लेकर चलते थे वही। अब पिताजी नहीं रहे तो हमारे यहाँ बड़े पापा जी अब लेकर सबको लेकर चलते हैं वही। अच्छा। अब आपकी जो पीढ़ी है, जी यानी आप और आपके बाकी जो भाई हैं, जी। उन सब के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो कविता या गायन की तरफ रुझान रखता हो? अभी तो कोई नहीं निकला है। हम ही कभी हमेशा रहते हैं, जो प्रोग्राम कोई छोटा मोटा होता है तो हम हमेशा रहते हैं। अच्छा। और 2 बड़े भाई हमारे हैं, तो इस टाइम अपने अपने लोग काम में व्यस्त रहते हैं, उतना रुचि नहीं उनको है। तो आप गाते हैं? गाते नहीं हैं। हाँ। कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर सहयोगी बनकर खड़े रहते हैं हम अच्छा। पूरा। आमतौर पर अखाड़े कवियों के नाम पर चले, उनके बहुत सारे शिष्य जो है उनके जी। साथ जुड़े रहे, जी और अखाड़े में बाहर के लोग भी आए, उनको पगड़ी दी गई, और जी, परिवार के लोग भी थे। उनकी योग्यता अगर है, वो कविता लिखते हैं, बिरहा को आगे बढ़ाते हैं, तो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो बड़े पिताजी अभी इसकी मुखिया हैं, जी जी इस अखाड़े के, जी। उनके बाद ये कहाँ जाएगी पगड़ी? पगड़ी अभी तो हैं, तो फिर अभी जब तक रहेंगे तो हम लोग साथ साथ तो ही हैं जी। अब उसके बाद आगे का भविष्य देखा जाएगा। अच्छी बात है। तो अभी जो बिरहा की स्थिति है, उसमें आपके अखाड़े की क्या स्थिति है? स्थिति बीच में कुछ डगमग हुआ था, अब ठीक हो रहा है फिर से। हाँ, सब बीच में गड़बड़ाया था, अब ठीक हो रहा है। जब गुरु जी के यहाँ गए अपने, तो कब गए थे और क्या उन्होंने क्या क्या सिखाया? गुरु जी के यहाँ गए हम करीब 52 में, 52-53 में। हम थे सन 42 में हमारा जन्म हुआ था जी। 52-53 में हम जब गए गुरु जी के यहाँ, तो हमारे पास पैसा नहीं था। 5 रुपया लेकर के गए, सीनी रखे, सीनी रखने के बाद के बिरहा सीखे थे हम। वो गुरु पूजा में हम गा दिए, बिरहा गा दिए, वाह 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 वाह, बरसाती 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 बरसाती, एकदम शोहरत हो गया। गुरु जी की निगाह हमारे पर पड़ गई, लिख लिख करके गाना देने लगे, हम सीखने लगे। सीखते 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 गुरु जी के यहाँ जब हम कौनो गढ़ंत गाना दें, कहे कि जाओ बेटा इसको सीख करके आओ, लेके आई, रतवा में आवत घरवा आवत बिहना सीख के जाए के गुरु जी के सुनाए दे। मैंने आपकी याददाश्त बहुत तेज थी। इतना याददाश्त था। जी। नहीं, बहुत हमने अच्छी। कॉपी किताब रख करके बिरहा कभी नहीं गाया, मुँह जबानी गाया। जी आज हमारी बिरहा की किताब इतनी है। जी जी। तो उस समय जो लोग आपके साथ
उस गुरु घर में सीख रहे थे, अखाड़े में सीख रहे थे, वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे? रामफल थे, रामा थे और जगनंदन थे, ये सब कोई थे। अब आज जो है हमारी एक पीढ़ी मर गई, दूसरी पीढ़ी पकड़ा, दूसरी पीढ़ी मर गई, तीसरी पकड़ा, तीसरी में भी 3 लोग खत्म हो गए हैं, 2 लोग बचे हैं। जब आप करताल पकड़े और जब बाल बेरिंग में आए, गाने लगे, तो कौन सा अखाड़ा आपने अपनाया? हमारा अखाड़ा तो पुराना था। हमारे पिताजी सरजू गुरु के शिष्य थे जी। है, तो फिर कहाँ जाना था भाई? उसी घर में बाबूजी मरे, मुहाल के लोग तो 10 साल के थे बताए, जी। लेकर के गुरु पूजा में पहुंच गए सारनाथ। और जब सारनाथ ले गए तो गुरुजी ने कान फूंक दिया। बाबूजी का एक गाना, हमारे यहाँ एक कोयरी थे, लिख के दिए थे, पहले सीखे तो नहीं थे, वही के गावे लगे। और जब गाने लगे तो रोने भी लगे, और जब रोने लगे तो गुरुजी भी रोने लगे। अरे वाह। जी। हम कान फूके, माला पहना है। उस जमाने में 1 रुपया दिए थे, अब तो 100 रुपया 500 रुपया कुछ नहीं है। सरजू खलीफा ने बिरहा की जो परंपरा चलाई वह थी तो अपने समकालीन अखाड़ों के जैसी ही, जिसमें मिथक और किस्से भी थे, आध्यात्म भी था और तमाम तरह के विमर्श थे बौद्धिक रूप से। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने सामाजिक समस्याओं की तरफ अपने आप को केंद्रित किया। ख़ास तौर से समाज में फैली जाति पाति की कुरीतियाँ और भेदभाव, दलित और ब्राह्मण के बीच के अंतर्विरोध, तमाम सारे ऐसे कुचक्र जो बहुजन समाज के ऊपर थे, तमाम सारे ऐसे कुतर्कपूर्ण बातें, उन सब को उन्होंने अपने बिरहा में जगह दिया और धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी। उनके अखाड़े के सबसे चमकते हुए नक्षत्र नसुड़ी यादव ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई। उन्होंने ललई सिंह यादव और पेरियार को बिरहा के अंतर्गत गाने का प्रयास किया। यह सरजू अखाड़े की देन थी कि सरजू अखाड़े ने लगभग 1980 के दशक में पूरी तरह से वह ज़मीन तैयार की जो बाद में बहुजन समाज के आगे बढ़ने की ज़मीन थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नसुड़ी जी के ख़त्म होने के बाद इस अखाड़े के ही नहीं बल्कि इस तर्क पद्धति का भी धीरे धीरे लोप होता जा रहा है और तमाम सारे जो बिरहिए इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं वे किसी न किसी रूप में गा रहे हैं, लेकिन वो ओज नहीं है, वो ताकत नहीं है, वह तर्कशीलता नहीं है, वह गुस्सा और आक्रोश नहीं है जो नसुड़ी में सहज ही था। और नसुड़ी के बोलने और उनके गाने में जो त्वरा थी वो त्वरा भी अब देखने को नहीं मिलती है। इसके बावजूद इस अखाड़े का ऐतिहासिक योगदान इतना महत्वपूर्ण है जिसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता। हम चाहेंगे कि 3 पीढ़ियों की बौद्धिक विरासत जो इन कापियों में सुरक्षित हैं, वे कापियाँ उनको टाइप कराया जाए और उनको एक पुस्तक के रूप में छापा जाए। हम इस उम्मीद के साथ अगले अखाड़े की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।